हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सनाउल्लाह खान। आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटल्य एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से चल रही होगी। चलिए, हम बात कर रहे थे शब्दों के भेद पर। शब्दों के भेद बताने से पहले मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे शब्दों के भेद इतने दिन से चल रहा है, एक एक टॉपिक को दो तीन दिन तक खींचा जा रहा है। एक चीज़ और, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है शब्दों के भेद। अगर हिंदी वर्णमाला में अगर कोई टॉपिक है तो वर्णमाला के बाद आता है शब्दों के भेद, बल्कि वर्णमाला से भी ऊपर है शब्दों के भेद, क्योंकि इसमें सारे के सारे भेद। अगर एक बार आपने शब्दों के भेद पूरे अच्छी तरीके से कर लिया या आपने वर्णमाला को भी बेहतरीन तरीके से कर लिया तो यकीन मानिए आपका 40 से 50% सिलेबस हिंदी का तकरीबन कंप्लीट हो जाता है। तो मैं बार बार आपसे यही बात कहता हूँ कि शब्दों के भेद बहुत अच्छे से पढ़ें। चलिए बात कर लेते हैं। शब्दों के भेद में हम डिस्कस कर रहे थे क्रिया डिस्कस करने से पहले हम एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं, जैसे हमारा हर बार की तरीके से रोज हम करते हैं। रिवाइज करने में पहले हमने देखा शब्द किसे कहते हैं। भाषा की सबसे लघुत्तम सार्थक इकाई शब्द कहलाती है। उसके बाद हमने आपको बताया शब्दों के विभाजन में हमने आपको प्रयोग के आधार पर बताए। फिर हमने आपको व्याकरण की दृष्टि के आधार पर बताए। प्रयोग के आधार पर हमने आपको विकारी और अविकारी बताए। व्याकरण की दृष्टि के आधार पर हमने आपको आठ भेद में हमने आपको कौन कौन से बताए। आपको पता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये चार जो थे वो विकारी के अंतर्गत आते हैं। बाकी जो चार हैं वो अविकारी के अंतर्गत आते हैं। अविकारी के अंतर्गत कौन कौन से हैं आपके? क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है और विस्मय आदि बोधक है। ये हमारी बात थी। उसके बाद हमने देखा विकारी के अंदर पहला टॉपिक संज्ञा को देखा। संज्ञा हमने आपको बताया ऐसे शब्द जो किसी स्थान, वस्तु, प्राणी आदि का बोध कराते हैं वो संज्ञा कहलाती हैं। संज्ञा के हमने आपको भेद बताए। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कुल भेदों की संख्या 5 होती है। मैंने आपको 5 भेद बताए। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और समूहवाचक और आपका भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ये मैंने आपको बात करनी। इन संज्ञा को बताने के बाद मैंने आपको बताया था सर्वनाम किसे कहते हैं। कुल सर्वनाम कितने हैं? 11 हैं। मैंने आपको बात बताई। सर्वनामों के भेद कितने हैं? मैंने आपको बताया 6 सर्वनामों के भेद। कौन कौन से हैं? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। ये सर्वनाम के 6 के 6 भेद मैंने आपको बताया। उसके बाद मैंने आपको बताया विशेषण किसे कहते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। बिल्कुल। उसके बाद मैंने आपको विशेषण के स्थान के आधार पर विशेषण के 2 भेद बताए, विधेय विशेषण और उद्देश्य विशेषण। उद्देश्य विशेषण किसे कहते हैं? ऐसे विशेषण जो विशेष्य से पहले प्रयुक्त हों। मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, मान के चलिए सफेद हाथी। हाथी कैसा है? मैंने कहा सफेद हाथी। देखिए हाथी क्या है? विशेष्य, संज्ञा से पहले इसकी विशेषता बता रहा है कैसा है? सफेद है। ये सफेद क्या है? विशेषण है। लेकिन कौन सा विशेषण है? उद्देश्य। जब भी कोई विशेषण इस विशेष्य से पहले आ जाए उद्देश्य विशेषण। यदि ये विशेषण विशेष्य के बाद आ जाता तो क्या हो जाता? विधेय विशेषण। बिल्कुल बात क्लियर है। उसके बाद मैंने विशेषण के प्रयोग के आधार पर आपको 4 भेद बताए। कौन कौन से? सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और चौथा पार्ट बताया मैंने आपको परिमाणवाचक विशेषण। बात हमारी ये हुई। उसके बाद सार्वनामिक विशेषण के भी मैंने आपको भेद बताए। 4 भेद सार्वनामिक विशेषण के होते हैं। पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर सार्वनामिक विशेषण के 4 भेद होते हैं, वो मैंने आपको बताया। उसके बाद हमारा जो टॉपिक था वो क्रिया थी। विशेषण के बाद मैंने आपको एक हल्का सा टॉपिक बताया, प्रीविशेषण किसे कहा जाता है। ऐसे विशेषण जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। मान के चलिए मैंने कहा सफेद हाथी है, मैंने ये लिख दिया बहुत सफेद। मैंने कहा बहुत सफेद हाथी है, इसका मतलब क्या है? सफेद तो है लेकिन कितना है? बहुत है। इसका मतलब ये बहुत जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? प्रीविशेषण। इसका मतलब क्या हो गया? जो विशेषण की भी विशेषता बताए वो प्रीविशेषण कहलाते हैं। बिल्कुल आपको एक एक चीज बिल्कुल क्लियर हो रही है। बेसिक से बेसिक पूरा रिवाइज कर दिया आज मैंने एक एक चीज का। उसके बाद हमारी चर्चा है क्रिया पर। क्रिया किसे कहा जाता है? क्रिया मैंने आपको बताया ऐसे शब्द जो किसी कार्य के
घटना की या घटित होने का या अवस्था का बोध कराते हैं, वो क्या कहलाती हैं? क्रिया कहलाती है। जैसे चलना, फिरना, दौड़ना, पढ़ाना, लिखना, उठना, ये क्या है? आपकी क्रिया है। मैंने आपको बताया था क्रिया कौन कौन सी होती है। देखिए, चलना, पढ़ना, उठना, दौड़ना, ये क्या है? आपकी क्रिया है। क्रिया में फिर मैंने आपको बताया कि क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। एक नंबर का एक सवाल बताता है कि क्रिया का मूल रूप क्या कहलाएगा? मूल रूप क्या कहलाएगा? आपका धातु कहलाएगा। धातु कहलाएगा मूल रूप किसका? क्रिया का। क्रिया का मूल रूप आपका क्या कहलाएगा? धातु। धातु क्या होता है? ये पढ़ना है तो पढ़ना जो बना है पढ़ धातु से बना है। चलना है, चलना जो है चल धातु से बना है। अगर चल, पढ़, उठ, इन सब में अगर ना लगा दिया जाए तो क्रिया का सामान्य रूप हो जाता है। ये मैंने आपको बताया था। फिर मैंने आपको बताया कर्म की आवश्यकता के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, आक्रामक क्रिया और सकारात्मक क्रिया। तो देखिए, आक्रामक क्रिया किसे कहा जाता है? तो बात आज करते हैं हम आपकी। क्रिया के दो भेद होते हैं आपके। एक होता है आक्रामक क्रिया और दूसरा होता है आपकी सकारात्मक क्रिया। देखिए, सकारात्मक क्रिया, आक्रामक क्रिया ऐसी क्रिया जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती। देखिए, शब्द को ही पकड़िए। शब्द क्या है? आक्रामक। कैसा शब्द है? आक्रामक। इसका मतलब कर्म की आवश्यकता नहीं होगी, जिस पर क्रिया का फल कर्ता पर पड़े। ऐसे शब्द जिनका फल कर्म पर न पड़कर क्रिया पर पड़े, वो क्या कहलाएंगी? आक्रामक क्रिया। एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण देखिए, एक चीज क्लियर हो जाएगी। मैंने कहा रमेश दौड़ता है। मैंने कहा रमेश दौड़ता है। इसका मतलब क्या हो रहा है? रमेश क्या है? कर्ता पे पड़ रहा है। दौड़ना क्या है? क्रिया है। क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है? कर्ता पे पड़ रहा है। इसका मतलब कैसी क्रिया है? आक्रामक क्रिया है। कैसी क्रिया है? आक्रामक क्रिया है। मान के चलिए, बच्चा रो रहा है। इसका मतलब कौन रो रहा है? बच्चा। अब एक कॉन्सेप्ट आता है, इसकी पहचान कैसी है? कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं आक्रामक क्रिया में और सकारात्मक क्रिया में। देखिए, सकारात्मक क्रिया क्या होती है? ऐसी क्रिया जिसमें हमें कर्म की आवश्यकता होती है। सक्रम पता ही चल रहा होगा आपको, नाम से पता चल रहा होगा, जिनमें कर्म की आवश्यकता हो जाए वो क्या कहलाएंगे? आपकी सकारात्मक क्रिया। देखिए कैसे? जैसे मैंने कहा पहचान के तौर पे, इनकी पहचान क्या है? क्रियाओं की, क्रिया की पहचान क्या है? बस आपको ये याद करना है, कुछ याद नहीं करना है, ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। समझ लीजिए, आपका कभी सवाल गलत नहीं होगा। आयोग आक्रामक क्रिया हल्का सा एग्जांपल दे देता है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी आक्रामक क्रिया नहीं है, या निम्नलिखित में से कौन सी सकारात्मक क्रिया नहीं है? तो देखिए, पहचान के तौर पे क्या है? आप क्रिया से सवाल करेंगे कौन, क्रिया से सवाल करेंगे क्या, क्रिया से सवाल करेंगे किसको। जब आप क्रिया से सवाल करेंगे कौन, क्या, किसको, आप क्रिया से प्रश्न पूछेंगे कौन दौड़ रहा है, क्या दौड़ रहा है, किसको दौड़ रहा है। यदि उत्तर मिल जाए तो सकारात्मक क्रिया है और उत्तर ना मिले तो आक्रामक क्रिया है। बात समझ में आएगी अभी? यदि मैंने कहा कि प्रश्न करा इस क्रिया से रो रहा है, मैंने कहा रो रहा है, आपने कहा किसको रो रहा है या कौन में आपको उत्तर तो मिलेगा, लेकिन क्या है? कर्ता पर जा रहा है, कर्म नहीं कर रहा है। रो रहा है, हंस रहा है, ये कैसी क्रिया है? आक्रामक। जैसे मैंने कहा किसको रो रहा है, क्या आपको जवाब मिलेगा? किसको रो रहा है? नहीं जी, बिल्कुल जवाब नहीं मिलेगा। मैंने कहा रमेश हंस रहा है, मैंने कहा रमेश हंस रहा है या रमेश हंसता है, मैंने कहा रमेश हंसता है। आपने प्रश्न किया क्या हंसता है, क्या जवाब मिला? नहीं मिला। मैंने कहा किसे हंसता है, क्या जवाब मिला? नहीं मिला। किसको हंसता है, जवाब मिला? नहीं मिला। इसका मतलब ये कैसी है? आक्रामक क्रिया। रमेश दौड़ता है, क्या दौड़ता है? पता नहीं है। किसे दौड़ता है? पता नहीं है। किसको दौड़ता है? पता नहीं है। तो देखिए, क्या, किसे, किसको। मैंने कहा क्या प्रश्न करेंगे? क्या, किसे या किसको से प्रश्न करने लगे और आपको उत्तर मिले, इसका मतलब सकारात्मक, और उत्तर ना मिले आक्रामक। आपको उत्तर नहीं मिल रहा, क्या रो रहा है, किसको रो रहा है या किसे रोता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? आपका आक्रामक क्रिया हो जाएगी। बात आपको समझ में आएगी। जैसे मैंने कहा सकारात्मक क्रिया में रमेश पत्र लिखता है,
देखिए बहुत इजी वे में आपको चल रहा हूं, लेकिन रमेश पत्र लिखता है। आपने प्रश्न किया क्रिया से लिखना है। आपने प्रश्न किया क्या लिखता है, आपको उत्तर समझ में आ गया, पत्र लिखता है। इसका मतलब कर्म कर रहा है। रमेश पुस्तक पढ़ता है। मैंने कहा रमेश पुस्तक पढ़ता है। रमेश पुस्तक पढ़ता है। मैंने कहा क्या पढ़ता है, आपने कहा पुस्तक पढ़ता है। पढ़ता है क्या, पुस्तक। इसका मतलब क्या हो जाएगी, सक्रमक क्रिया। अब ये सक्रमक क्रिया बात आपको समझ में आई होगी। क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है। किसे पढ़ता है, पुस्तक को पढ़ता है। किसको पढ़ता है, पुस्तक को पढ़ता है। एक एक चीज आपको बिल्कुल शीशे की तरह क्लियर हो रही होगी। देखिए बिल्कुल देख लीजिए, आक्रामक क्रिया और सक्रमक क्रिया। इस सक्रमक क्रिया में भी क्या होता है, आपके कभी कभी द्विकर्मक, ये सक्रमक क्रिया के साथ साथ एक क्रिया और आती है जिसे कहा जाता है, जिसमें दो कर्म होते हैं। ये एक कर्म वाली क्रिया है क्योंकि एक कर्म कर रहा है। कभी कभी होती है द्विकर्मक क्रिया। कभी कभी सवाल आ जाता है द्विकर्मक क्रिया कैसे होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, द्विकर्मक क्रिया में क्या होता है। द्विकर्मक क्रिया आएगा आपका, मान के चलिए मैंने रमेश को या मैंने चोर को पुलिस से पकड़वा दिया। मैंने कहा मैंने चोर को पुलिस से पकड़वा दिया। क्या पकड़वा दिया या किसे पकड़वा दिया, किसको, चोर को क्या पकड़वा दिया, चोर को। किसको पकड़वा दिया, पुलिस को। क्या पकड़वा दिया, चोर को। किसको पकड़वा दिया, पुलिस को। थोड़ा थोड़ा व्यवधान हो जाता है, आप समझते हैं क्लास कहाँ पर चल रही है, तो थोड़ा आवाज आनी लगी रहती है वाहनों की। इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी, थोड़ा बहुत लगती है। एक स्टूडेंट थे, उन्होंने कमेंट किया बहुत गलत बात है उनकी। इस तरीके से आप कमेंट कर रहे हैं, बाहर की आवाज आ रही है तो आप उस पर कमेंट कर रहे हैं, ये गलत तरीका होता है। मैं कितनी मेहनत से, कितनी उससे शिद्दत से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। रमजान का महीना चल रहा है, रोजा है मेरा, रोजे में रख कर मैं गर्मी में पसीने आ रहे हैं, मुझे कोई फैन ऑन नहीं कर रखा है, मैं पसीने में मेहनत से मैं एक चीज क्लियर करा रहा हूँ। उसके बाद स्टूडेंट ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि बाहर के वातावरण की आवाज आ रही है, उस पर बोल रहे हैं तरबूज या कोई और इस तरीके की आवाज कह रहे हैं। बहुत गलत तरीका है। आप जिंदगी में सक्सेस नहीं हो पाएंगे अगर आप कदर करना नहीं सीखेंगे किसी चीज की। समझ लीजिए आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। मैं रमजान है, रोजे मेहनत करता हूँ, चीखता हूँ, चिल्लाता हूँ, एक एक चीज आपसे क्लियर करता हूँ। चलिए बात आ जाती है, मैंने चोर को पुलिस से पकड़वा दिया। किसे पकड़वा दिया, चोर को। किसको पकड़वा दिया, चोर को। किससे, पुलिस से। इसका मतलब क्या हो गया, द्विकर्म, एक चोर और एक आपका पुलिस। ये बात हमारी आ जाती है। उसके बाद हम क्रिया के अन्य भेद देखते हैं। क्रिया के अन्य भेद कौन कौन से होते हैं, देखिए। क्रिया के अन्य भेद, देखिए कौन कौन से भेद होते हैं क्रिया के अन्य भेद। जो मैं आपको क्रिया बता रहा हूं यही एग्जाम में आएगी। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है संयुक्त क्रिया, एक होता है संयुक्त क्रिया, दूसरा होता है आपकी समस्त क्रिया, तीसरा होता है आपका संयुक्त क्रिया, समस्त क्रिया, आपका होता है पूर्वकालिक क्रिया, चौथा होता है आपकी तात्कालिक क्रिया, फिर आ जाता है आपका अनुकरणात्मक क्रिया, फिर आ जाता है आपका नाम धातु क्रिया, फिर आ जाती है आपकी प्रेरणार्थक क्रिया। देखिए क्रिया के कौन कौन से भाग आ रहे हैं, संयुक्त क्रिया, समस्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, तात्कालिक क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया, नाम धातु क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। ये क्रिया के अन्य भेद हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। पहले हम एक या दो भेद अभी डिस्कस कर लेते हैं। पहला भेद है हमारा संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया को हम देख लेते हैं, आपके तुरंत समझ में आ जाएगा संयुक्त क्रिया क्या होती है। पहला है आपका अन्य भेद में संयुक्त क्रिया। देखिए ऐसी क्रिया जिसमें क्या हो, कम से कम क्रिया के दो रूप हो।
दो क्रियाएं दे रखी हूं, उसमें आपके एक मूल रूप में हो या यौगिक रूप में हो, या दो क्रियाएं आपको दे रखी होंगी जिसमें आपका मुख्य क्रिया का प्रभाव या रंजक क्रिया का प्रभाव मुख्य क्रिया पर पड़ेगा। देखिए क्या होगा, वाक्य में दो क्रियाएं होंगी। संयुक्त क्रिया में कितनी क्रियाएं होंगी? दो क्रियाएं। पहली बार दो क्रियाएं होंगी और दो क्रियाओं में एक मुख्य क्रिया होगी और एक रंजक क्रिया। रंजक क्रिया क्या है? रंजक क्रिया का मतलब ये है जो क्रिया होगी उसमें वाक्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसका प्रभाव मुख्य क्रिया पर पड़ेगा। किस पे पड़ेगा? मुख्य क्रिया पर। दो तरीके की क्रियाएं होंगी जिसमें एक क्रिया का प्रभाव पड़ेगा, एक क्रिया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने कहा रमेश चल दिया, मैंने कहा चल दिया। देखिए दो क्रियाएं हैं, चलना और दिया। इसका मतलब क्या है? जैसे कुछ चीज दी हो, चल दिया। देखिए दिया किसके रेफरेंस में है? इस दिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? चल पर। चल कैसी क्रिया हो जाएगी? चल हो जाएगी आपकी मुख्य क्रिया, और दिया कैसी हो जाएगी? रंजक क्रिया। तो देखिए चल कैसी हो जाएगी? मुख्य क्रिया, और दिया कैसी हो जाएगी? रंजक। दिया कुछ दिया नहीं है, मैंने आपको कोई गिफ्ट वगैरह नहीं दिया है, कोई ऐसी चीज नहीं दी है। रमेश चल दिया, कहीं को जा रहा था, चल दिया। जैसे मैंने कहा तुम इलाहाबाद आ जाना। इसका मतलब आ और जाना नहीं है, आपको आना है। आ क्या है? आपकी रंजक मुख्य क्रिया, और ये कैसी है? आपकी रंजक क्रिया। इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? मुख्य क्रिया पर। और ये किस रूप में यूज हो रही है? आपकी धातु। किस रूप में हो रही है? क्रिया का धातु। इसका मतलब क्रिया की एक धातु हो रही है और एक आपकी नॉर्मल क्रिया हो रही है। दिया, इसका मतलब क्या है? कुछ दिया नहीं है। जाना, कहीं जाना नहीं है, मतलब आ जाना। ये क्या कह रहा है? आ जाना। बात समझिए, दोनों तरीके की बातें। जैसे मैंने कहा रमेश छत से दिखाई दे रहा है। मैंने कहा रमेश छत से दिखाई दे रहा है। क्या? दिखाई। इसका मतलब क्या? कुछ दे रहा है? नहीं दे रहा है। इसका मतलब क्या? दिखाई के रेफरेंस में आ रहा है, दिखाई दे रहा है। दो क्रिया आ रही, दिखाई और दे रहा है, लेकिन प्रभाव किसका पड़ रहा है? दिखाई का। दे रहा है, कुछ दे नहीं रहा है। मेरे भाई मेरी बहन, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब क्या है? आपका दिखाई और सर आपको बिल्कुल क्लियर हो रही होगी। देखिए तुम्हें इलाहाबाद आ जाना, ये कौन सी क्रिया है? आपकी संयुक्त क्रिया। अगली क्रिया का भेद कौन सा है? संयुक्त के साथ अगली क्रिया आती है आपकी समस्त क्रिया। कौन सी आती है? समस्त क्रिया। ये समस्त क्रिया क्या होती है? समस्त क्रिया जब दो क्रियाएं आ जाएं, इसमें भी क्या होगा? वाक्य में दोनों क्रियाएं आ जाएंगी और दोनों का प्रभाव पड़ेगा। कैसी होंगी? दोनों का प्रभाव। और क्रिया का मूल रूप इसमें विद्यमान होगा, मतलब धातु इसमें गिवन होगी। क्रिया की दोनों धातु होंगी इसमें। बहुत आसान है। कैसे? जैसे मैंने कहा आपसे समस्त क्रिया। अन्य भेद में कौन सा आ गया आपका? समस्त क्रिया का कौन सा पार्ट है? समस्त क्रिया। इसमें भी क्रिया के दो रूप होंगे और दोनों रूप क्या होंगे? इसमें दोनों रूपों का भाव प्रकट हो रहा होगा। इसमें एक क्रिया यूज हो रही थी, इसमें दोनों की दोनों क्रियाओं का प्रभाव प्रकट हो रहा होगा। जैसे मैंने कहा रमेश आजकल पढ़ लिख नहीं रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? रमेश आजकल पढ़ और लिख। देखिए दो धातु आ गई। क्रिया की कैसी धातु आएंगी? क्रिया आएंगी कौन से रूप में? मूल रूप में। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं क्रिया की दो धातु आती हैं। समस्त क्रिया में क्रिया की दो धातु आती हैं और दोनों का प्रभाव पड़ता है। कैसे? पढ़ भी नहीं रहा और लिख भी नहीं रहा। इसका मतलब बात एक चीज क्लियर समझ में आ रही होगी। मैंने कहा बाबूजी 90 वर्ष की उम्र में या अवस्था में भी 90 वर्ष की उम्र में भी चल फिर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? चल और फिर दोनों काम कर सकते हैं 90 वर्ष की अवस्था में भी। ठीक है, बात आपको समझ में आ रही होगी, बिल्कुल समझ में आ रही होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जरूर वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, अगर डिसलाइक भी करना है तो आप डिसलाइक भी करिए। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर वीडियो सही नहीं है तो आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे कह सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो न्यू कमर देख रहे हैं पहली बार वो पुरानी वीडियोस को भी जरूर देखें। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे साथ बने रहिए, बाकी के पार्ट मैं अगली वीडियो में आपको लेकर आऊंगा। थैंक यू, बने रहिए।